दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। भारतीय क्लाइमेट पर आज हम चर्चा करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सामान्यतः बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इम्पॉर्टेंट है भी, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारतीय जलवायु के ऊपर, भारत की ऋतुओं के ऊपर, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर, भारतीय मानसून के ऊपर, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर। तो ये आपके प्री और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में वो सभी चीज़ें, वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं और जो एग्ज़ाम में आपके लिए एक्सपेक्टेड है। तो क्लास थोड़ा सा एक कंटिन्यू बने रहें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज देखेंगे भारत की जलवायु को। तो सबसे पहले जान लें कि जलवायु होती क्या है ना। जलवायु हम किसे कहते हैं? तो जलवायु का मतलब है, देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है जलवायु और मौसम। मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपूर्णता में ये वीडियो होगा जिसको आप समझने का प्रयास करें। तो जलवायु और मौसम, तो पहले मैं मौसम को आप बता देता हूँ। मौसम जिसको हम मौसम हम किसे कहेंगे? तो मौसम किसी भी स्थान की अल्पकालिक मौसमी दशा होती है। अल्पकालिक मौसमी दशा या मौसम को अगर हम डिफाइन करें तो मौसम हम उसे कहेंगे किसी भी स्थान की अल्पकालिक मौसमी दशाओं को ही मौसम कहा जाता है। अल्पकालिक मौसमी दशा को निर्धारित करने में उस स्थान का टेम्परेचर, वहाँ की आर्द्रता, वायु की दिशा, ये सारी चीज़ें अहम रोल प्ले करती हैं। जबकि अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु किसी भी स्थान की दीर्घकालिक मौसमी दशा को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु या इसे ही क्लाइमेट कहा जाता है। किसी भी स्थान की दीर्घकालिक मौसमी दशा को हम जलवायु कहते हैं। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा, IMO के द्वारा किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए 30 वर्ष का औसत लिया जाता है। मतलब 30 वर्ष के मौसम के औसत के आधार पर ही किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, विश्व में बहुत सारी जलवायु है। विश्व में विषुवतीय जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, सवाना जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, सेंट लॉरेंस जलवायु है। तो ये सारी जलवायु का निर्धारण 30 वर्ष के मौसमी औसत के आधार पर ही किया गया है। क्लियर? चलिए, लेकिन अगर हम बात करें जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों की, तो जलवायु को निर्धारित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारक है वर्षा और दूसरा कारक है टेम्परेचर। पहला है रेनफॉल और सेकंड है तापमान या टेम्परेचर। किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में सबसे अहम रोल प्ले करती है वर्षा और दूसरा तापमान। जैसे आपने कोपेन का नाम सुना होगा। कोपेन ने भी विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, भारत का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा ट्रिवार्था है, थांतवेट है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वर्षा और तापमान को जलवायु को निर्धारित करने के लिए एक आधार या बेस बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें वर्षा और तापमान की, जो जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो भारत में भी वर्षा और तापमान में आपको विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता देखने को मिलेगी और इस आधार पर भी हमारे देश में भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें भारत में, तो भारत में एक स्थान ऐसा है जहां पर टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। अगर हम ग्रीष्म ऋतु में देखें तो भारत में कुछ स्थानों पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, और वो क्षेत्र है भारत के उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, जिसका नाम है थार का डेजर्ट, थार का मरुस्थल। तो राजस्थान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जबकि भारत में एक स्थान ऐसा भी है जहां पर शीत ऋतु में टेम्परेचर -40 और -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी चला जाता है, और वो क्षेत्र हैं लेह लद्दाख वाले क्षेत्र। तो लेह लद्दाख में शीत ऋतु में तापमान कितना चला गया? -45 डिग्री सेल्सियस। जबकि ग्रीष्म ऋतु का तापमान भारत में ही कहाँ पर, अगर हम थार के मरुस्थल की बात करें तो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, जो बहुत ज़्यादा है। ये तो हमने देख लिया दूसरी ऋतुओं में। एक समान ऋतुओं में भी हमारे यहाँ
आपको टेम्परेचर में, तापमान में भिन्नता देखने को मिलेगी। आप देख लीजिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र, जहां पर तापमान आपको शीत ऋतु में 22 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, जबकि यहीं पर आप उत्तर भारत में चले जाइए तो उत्तर भारत में टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ भारत में आपको वर्षा में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। अगर हम देखें, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मौसिम राम और चेरापूंजी, जहां पर लगभग 1100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त की जाती है। भारत में जो मेघालय का पठार है वहाँ 250 से 300 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। इसके अलावा जो पूर्वी भारत है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मालाबार तट में 200 सेंटीमीटर तक या उससे ज़्यादा बारिश होती है। जबकि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर मात्र 12 सेंटीमीटर और एक साल में 8 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। तो 8 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो लेह और लद्दाख वाला क्षेत्र है। 12 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है थार के मरुस्थल में, जहां बहुत कम बारिश होती है। अगर पूरा का पूरा राजस्थान के पश्चिमी भाग को देख लें तो वहां पर औसत वर्षा है मात्र 25 सेंटीमीटर। तो वर्षा की दृष्टि से भी भारत में भिन्नता पाई जाती है, तापमान की दृष्टि से भी भारत में भिन्नता पाई जाती है। अगर हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तर भारत में आपको अलग अलग ऋतुओं में तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन दक्षिण भारत में आपको तापमान में भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये वो स्थान है जहां पर आपको शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब दैनिक तापांतर यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है। अगर यहाँ पर दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो हो सकता है रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो। तो कितने का अंतर मिला आपको? मात्र 5 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन उत्तर भारत में आप देख लीजिए, दिन का टेम्परेचर चला जाता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान हो जाता है 30-32 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा में भिन्नता पाई जाती है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में भिन्नता पाई जाती है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तापांतर में भी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भारत में आपको अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। तो जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक वर्षा और दूसरा है तापमान। आ गई बात समझ में? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, मरुस्थली क्षेत्रों में राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थली जलवायु का विकास हुआ। उस मरुस्थली जलवायु के लिए मुख्यतः उत्तरदायी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वर्षा या तापमान? बोले भाई, वर्षा है। वर्षा ना होने की वजह से मरुस्थल बने या तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पर मरुस्थलों का निर्माण हुआ? बिल्कुल सही, वर्षा ना होने की वजह से वहां पर मरुस्थलों का निर्माण हुआ। कैसे? क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है, क्योंकि जो वहां का जो पर्वत है अरावली पर्वत, वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो पवनें होती हैं उसके समानांतर है, इसलिए पवनें सीधे आगे बढ़ जाती हैं, उससे टकराती नहीं, वर्षा नहीं कराती। ये तो एक बात हुई। अब वर्षा नहीं हो रही है, इस वजह से वहां पर वनस्पतियां नहीं है, वहां पर आर्द्रता नहीं है। अगर आर्द्रता होती, वनस्पतियां होती तो जल का वाष्पीकरण होता, जल का वाष्पीकरण होता तो बादलों का निर्माण होता, बादलों का निर्माण होता तो वर्षा होती। आ गई बात समझ में? जिससे क्या हो रहा है, जब आर्द्रता ही नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है, शुष्क जलवायु है, तो ऐसी स्थिति में बादल नहीं बनते और बादल नहीं बनने की वजह से दिन के समय जो सूर्यतप होता है, सूर्य की किरणें वो डायरेक्ट धरातल पर आती हैं। सूर्य की जो लघु किरणें हैं वो डायरेक्ट धरातल पर आती हैं, जिसकी वजह से धरातल का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। बादल ना होने की वजह से दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक रात को क्या स्थिति होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में? इसके अपोजिट, रात के समय वही बादल नहीं होंगे। अब बादल नहीं होंगे, जो हीट जो बनी थी, वो हीट जो होती है वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चले जाती है, उसका पार्थिव विकिरण हो जाता है। अगर बादल उसको रोकते तो क्या होता? टेम्परेचर बढ़ जाता, तापमान ज्यादा होता, जिसकी वजह से रात के समय मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत कम हो जाता है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसको हम दैनिक तापांतर कहेंगे। तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां पर? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो मरुस्थली जलवायु, राजस्थान के जो मरुस्थली क्षेत्र हैं वहां पर मरुस्थली जलवायु के निर्माण होने का जो कारण है वो क्या है? मुख्य कारण क्या है? वर्षा। और जो तापमान है वो
सेकेंडरी है, द्वितीयक कारण है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए एक और प्रश्न है मेरा आप लोगों से, और प्रश्न ये है कि जो विषुवतीय जलवायु है, जो विषुवतीय जलवायु 10 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है, दोनों ही गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, उस विषुवतीय जलवायु के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी है? वर्षा या तापमान? क्योंकि आपको पता होना चाहिए विषुवतीय जलवायु में, विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो तापमान बहुत ज्यादा होता है। बताएं आप, उस जलवायु के निर्धारण में मुख्यतः उत्तरदायी क्या है, टेम्परेचर या वर्षा? तो चूंकि मैंने पहले ही बोला आपको, किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक वर्षा है, तो याद रखना विषुवतीय जलवायु के निर्धारण में भी मुख्य कौन है? वर्षा है, ना कि तापमान। तो मुख्य कौन है? वर्षा। तापमान सेकंड है, क्योंकि वर्षा ज्यादा हो रही है इसलिए वहां कैसी जलवायु है, मतलब जो इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट है, वहां के जो वन है आपको बहुत ऊंचे ऊंचे देखने को मिलेंगे। अगर तापमान उत्तरदायी होता या तापमान मुख्य होता तो वहां पर आपको विश्व में सबसे ऊंचे वन देखने को नहीं मिलते, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता, आबनू, सिंकोना, रोजवुड जैसी वनस्पतियां आपको वहां देखने को नहीं मिलती। इसलिए हम बोलते हैं विषुवतीय क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है, उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो विश्व की कोई भी जलवायु हो, चाहे वो विषुवतीय प्रदेश हो, मरुस्थलीय प्रदेश हो, सवाना प्रदेश हो, भूमध्य सागरीय जलवायु हो, सेंट लॉरेंस जलवायु हो, टुंड्रा जलवायु हो, टैगा जलवायु हो, सबके लिए क्या उत्तरदायी है? वर्षा उत्तरदायी है। हालांकि कुछ जलवायु ऐसी हैं जहां पर टेम्परेचर का काफी प्रभाव होता है, जैसे टुंड्रा और टैगा जलवायु में। लेकिन भारत की जलवायु की भी हम बात करें तो भारत की जलवायु को भी निर्धारित करने में सबसे अहम रोल प्ले करती है वर्षा, लेकिन वर्षा के साथ साथ तापमान भी होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की। जलवायु को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं। तो पहला जो कारक है वो है अक्षांशीय स्थिति। क्या है? अक्षांशीय स्थिति। आपको पता होना चाहिए जो अक्षांशीय स्थिति होती है, किसी भी देश की अक्षांशीय स्थिति उसके जलवायु निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत को अगर हम देखें तो भारत की स्थिति कहाँ है भाई? ग्लोब में आप देखेंगे तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, उसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर है। ठीक है, भारत कहाँ है? कर्क रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा के नीचे ना जाए, ये इसको ऊपर ही बनाना है, ये सॉरी विषुवत रेखा के ऊपर है। अरे है ना? चलिए थोड़ा सा व्यवस्थित बना दें इसको, लगना भी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। ठीक है, समझ गए ना? ये हमारा इंडिया है। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर है। भारत की अगर हम अक्षांशीय स्थिति देखें तो भारत की जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी, उसकी अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट मतलब सर्करिक की बात कर रहे हैं, और कन्याकुमारी जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर। यह अक्षांशीय स्थिति है। इक्वेटर के सामने सूर्य होगा। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा? यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट होगा, है ना? हॉट भी होगा और ह्यूमिड भी होगा, क्योंकि बारिश भी ज़्यादा होगी। तो देखें, अगर हम ताप कटिबंधों की बात करें तो मुख्यतः पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध पाए जाते हैं। 3 ताप कटिबंध कौन कौन से पाए जाते हैं इसको समझ लीजिए। दोनों ही गोलार्ध में 23 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध, 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच, मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच
जो ताप कटिबंध होगा उसको हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे भाई? उष्ण कटिबंध। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, कौन सा कटिबंध है ये? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। इसके अलावा कर्क और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है इसको हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। एक्चुअली में ये रेखा नहीं होती, ये सर्कल होते हैं, ये व्रत होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए रेखा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा इसे हम क्या कहेंगे? इसे शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई? शीतोष्ण कटिबंध। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोला उष्ण कटिबंध। और 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होगा इसको हम बोल देते हैं शीत कटिबंध। तो यहां भी नीचे क्या हो जाएगा ये, और यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर हुई चीज आपको? अब देखिए भारत का आधा हिस्सा किस में आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन में आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं ना? लेकिन सामान्यतः हम क्या बोल देते हैं, भारत में कैसी जलवायु पाई जा रही है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जा रही है। मतलब आधा हिस्सा हमारा किस में आ रहा है? शीतोष्ण में आ रहा है। आधा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के जाती है, और ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 जलवायु प्रदेश में डिवाइड कर देती है। दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आ जाता है, और उत्तर भारत का हिस्सा उपोष्ण कटिबंध, उसको हम बोल देते हैं। शीतोष्ण नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध। मतलब उष्णता तो है लेकिन इसकी तुलना में यहां पर उष्णता कम है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? उपोष्ण कटिबंध बोल दिया। मतलब कर्क रेखा ने भारत की जलवायु को भारत को 2 जलवायु प्रदेश में बांट दिया, उष्ण जलवायु प्रदेश और उपोष्ण जलवायु प्रदेश। लेकिन फिर भी सामान्यतः हम बोलते हैं कि भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो बात समझ में आ गई? तो भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वो किसमें है? उष्ण कटिबंध में है। क्लियर? तो भारत में अब ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, अगर हम देखें सूर्य को, तो सूर्य जो है, एक तो सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और जब सूर्य का उत्तरायण होगा और दक्षिणायन होगा, जब उत्तरायण होता है तो सूर्य कर्क रेखा के सामने आ जाता है, और सूर्य का जब दक्षिणायन होता है तो सूर्य मकर रेखा के सामने आ जाता है। तो चूंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आसपास ही ये मूव करता है, एक्चुअली में सूर्य कहीं नहीं जाता, जबकि पृथ्वी घूम रही है, और उसकी वजह से एक ऐसी स्थिति बनती है उत्तरायण और दक्षिणायन वाली। बात समझ में आई आपको? तो यहां सूर्य की किरणें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमेशा लंबवत पड़ेंगी, हमेशा सीधी पड़ेंगी। इस वजह से बाकी के कटिबंध की तुलना में यहां पर टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पर तापमान सबसे ज्यादा होगा। तो विश्व के वो सभी क्षेत्र जो निम्न अक्षांश पर स्थित होते हैं या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होंगे, वहां पर तापमान ज्यादा होगा। और मैंने आपको बताया जलवायु को निर्धारित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? तापमान, टेम्परेचर। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर, मतलब वर्षा तो है, वर्षा के साथ साथ तापमान भी है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? इन क्षेत्रों में यहाँ जल का वाष्पीकरण भी होगा, जल का वाष्पीकरण होगा तो बादल भी बनेंगे और वर्षा भी होगी। तो ये जो क्षेत्र है विषुवतीय क्षेत्र, यहाँ पर विषुवतीय जलवायु आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर हर दिन मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, तो उस वजह से वहां पर इस तरीके की जलवायु का निर्माण हुआ। क्लियर है? लेकिन अगर हम देखें ये जो आर्कटिक क्षेत्र है और ये जो अंटार्कटिक क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, और तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम होगा इस वजह से यहाँ पर आपको कैसी जलवायु देखने को मिलेगी? यहाँ पर तापमान कम होगा, और तापमान कम होने की वजह से यहाँ के जो ग्लेशियर हैं ये बर्फ से ढके हुए मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया तो यहाँ पर पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा। इसलिए आपको हिमाच्छादित क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खासकर 70 डिग्री अक्षांश, 80 डिग्री अक्षांश की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर उसकी तुलना में थोड़ा कम होगा, यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षांशीय स्थिति जो होती है वो किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करती है या प्रभावित करती है। क्या ये बात समझ में आई है आपको? चलिए आगे चलते हैं।
दूसरा पॉइंट है हिमालय, हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र। तो अगर हम देखें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है हिमालय। अब ये जो हिमालय है, हिमालय की जो स्थिति है कि किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, तो इसको हम भारत के मैप में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भाई, यहां से लेकर के इस तरीके से लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय पर्वत का विस्तार है। और ये जो हिमालय पर्वत है ये काफी ऊंचा है। होता यह है कि जब हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिणी भाग से टकराता है और दक्षिणी भाग से टकराने के बाद हमारा जो मानसून है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी से होकर के जाती है, इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा, और एक शाखा अरब सागर शाखा। अब ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद यहाँ हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराने के साथ ही ये कोरियोलिस बल के प्रभाव से इसमें विक्षेप होता है और ये हिमालय के समानांतर ये पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो चूंकि ये बंगाल की खाड़ी का शाखा कहाँ से आ रही है, महासागर से आ रही है, इस वजह से ये बड़ी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करके आती है और इन क्षेत्रों में पूर्वी भारत में काफ़ी वर्षा कराती है, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश कराती है। लेकिन जैसे जैसे ये हिमालय के समानांतर आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे उसकी आर्द्रता कम होते जाती है, आर्द्रता क्षीण होते जाती है और ये जो मानसूनी पौने हैं ये वर्षा पश्चिमी भाग में कम कराती हैं। एक स्थिति ये आती है कि आगे जाकर के मानसूनी पौने जो हैं वो मतलब उनकी आर्द्रता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो बात समझ में आई, पूर्वी भारत में ज़्यादा वर्षा होगी और इधर वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। तो हिमालय ने क्या किया, हिमालय ने इन मानसूनी पवनों को रोका और रोक करके भारत में वर्षा कराई और वर्षा हो रही है हमारे यहाँ किस ऋतु में, उसको हम वर्षा ऋतु बोल देते हैं, सामान्यतः वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो जो वर्षा ऋतु में हमारे यहाँ बारिश हो रही है उसके लिए अहम भूमिका किसने निभाई, हिमालय ने निभाई। इसके अलावा शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में जो साइबेरियन पवने हैं, ठंडी पवने हैं, ये जब उधर से उत्तर से आती हैं तो हिमालय उन पवनों को रोक करके, ठंडी शीत पवनों को रोक करके भारत के तापमान को उच्च बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अगर हिमालय नहीं होता तो जो साइबेरियन ठंडी पवनें अगर आती तो हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता और हमारे यहाँ की जलवायु कुछ और होती। क्लियर। तो हिमालय ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ये भी जलवायु को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु की बात की मैंने, राजस्थान की जलवायु के निर्धारण में अरावली पर्वत ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में वर्षा ना होने के कारण वहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, जबकि अरावली पर्वत के पूर्वी हिस्से में, ये देखिए यहाँ पर फैला हुआ है भाई अरावली पर्वत, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक हो रही है, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है और यहाँ पर मात्र 25 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी वहाँ क्या होगा, तो वर्षा की तुलना में वहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी और जब वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी तो आर्द्रता कम हो जाएगी, आर्द्रता खत्म हो जाएगी तो किसका निर्माण होगा, मरुस्थलों का निर्माण हो जाएगा। इसलिए इस भाग में अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थली जलवायु, जबकि अरावली पर्वत के पूर्व में आपको अर्ध शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। क्लियर हुई ये चीज़। तो हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, जैसे जैसे हम समुद्र तट से अंदर की ओर जाते हैं या दूर जाते हैं तो वैसे वैसे आपको तापमान में भी भिन्नता देखने को मिलेगी और इस आधार पर जलवायु भी आपको भिन्न भिन्न मिलती है। होता क्या है कि जो महासागर होते हैं, महासागर देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, जबकि उसकी तुलना में जो महाद्वीप हैं वो जल्दी गर्म होंगे और जल्दी ठंडे होंगे। तो महासागर देर से गर्म देर से ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से समुद्र तटीय जो नगर होते हैं, समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ महासागर का समकारी प्रभाव पाया जाता है और इस वजह से वहाँ की जलवायु सम होती है। सम का मतलब है गर्मी में ना अधिक गर्मी पड़ेगी, ठंड में ना अधिक ठंड पड़ेगी। तो बात समझ में आ गई है आपको। लेकिन जैसे जैसे महासागर से हम अंदर की ओर जाएंगे, महाद्वीप की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर आपको जलवायु में महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने को मिलेगा। महाद्वीपीयता का मतलब महाद्वीप जो होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपको तापांतर में भी भिन्नता देखने को मिलती है। क्या बात समझ में आई है आपको? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देख लीजिए चेन्नई है, मंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र है। यहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र होने की वजह से
ठंड के समय दिन और रात का जो तापांतर होगा वो बहुत कम होता है, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ही होता है। मतलब दिन के समय यदि यहाँ पर तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है तो रात का तापमान यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। कितने डिग्री सेल्सियस के अंतर? 6 डिग्री सेल्सियस के अंतर। वहीं पर आप आ जाइए, भोपाल देख लीजिए, आप ग्वालियर देख लीजिए। अगर हम भोपाल या ग्वालियर की बात करें तो यहाँ हो सकता है दिन का तापमान यदि शीत ऋतु में 30 डिग्री सेल्सियस है तो रात का तापमान यहाँ पर आपको 8 से 10 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो कितना डिफरेंस आ गया भाई? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। तो जैसे जैसे महाद्वीप में अंदर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको जलवायु भी भिन्न देखने को मिलेगी। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र होंगे वहां सम जलवायु पाई जाएगी और वो सभी क्षेत्र जो समुद्र से दूर होंगे वहां पर विषम जलवायु आपको देखने को मिलेगी। तो तट से दूरी के साथ साथ जलवायु में विषमता देखने को मिलती है। क्लियर हुई? समुद्र तटीय क्षेत्रों में तापांतर, दैनिक तापांतर कम देखने को मिलेगा, लेकिन समुद्र से दूरी के साथ दैनिक तापांतर भी बढ़ता जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। क्लियर हुई ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे? आप देखें, विश्व में कोई भी स्थान हो, हर स्थान की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से, सी लेवल से मापी जाती है। जैसे भारत में स्थान जो ऊंचाई है वो भी समुद्र तल से मापी जाएगी। तो क्या होता है, भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत से शहर ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र में हैं। बहुत सा हिस्सा मैदान में, उत्तर का विशाल मैदान की अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय भारत ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। उत्तर भारत कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे हम धरातल से क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप हास्य दर। तो कितनी होती है सामान्य ताप हास्य दर? समझ में आ गई आपको? 165 मीटर ऊंचाई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होता जाता है। जितने ज्यादा आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे तापमान उतना ही कम होता जाएगा और एक समय यह आएगा कि टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। इसलिए जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वो पर्वतों के जो शीर्ष होते हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। वहां पर आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, आपको बड़े बड़े हिमनद आपको देखने को मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आई है आपको? तो जो समुद्र तल से जो स्थान जितना ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होगा वो क्षेत्र ठंडा होगा और जो क्षेत्र समुद्र से जितनी कम ऊंचाई पर होगा वो अपेक्षाकृत उसकी तुलना में गर्म होगा। क्लियर? अरे होगा या नहीं होगा? तो दोनों जगह की जलवायु में भिन्नता होगी भिन्नता। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देख लीजिए इधर। उत्तर प्रदेश में यहां एक शहर है जिसका नाम है आगरा। किधर गया भाई आगरा? चलिए ये है आगरा। उत्तर प्रदेश में एक शहर है आगरा और पश्चिम बंगाल का एक शहर है जिसका नाम है दार्जिलिंग। ये दोनों ही शहर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। जितने अक्षांश पर आगरा है उतने ही अक्षांश पर क्या है? दार्जिलिंग है। अभी हमने बोला था अक्षांशीय स्थिति भी क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। मतलब जितनी सूर्य की किरणें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पड़ेंगी उतनी ही सूर्य की किरणें, उतना ही सूर्यताप कौन प्राप्त करेगा? आगरा भी प्राप्त करेगा। तो जितना टेम्परेचर यहाँ है उतना ही टेम्परेचर यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, चूंकि जो दार्जिलिंग है वो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई काफी ज्यादा है, जबकि आगरा जो है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम है। इस वजह से शीत ऋतु में एक ही समय में दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसी समय दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है, जबकि आगरे का समय 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो बात समझ में आ गई आपको? तो आगरे का टेम्परेचर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि दार्जिलिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एक ही समय में। तो जलवायु में भिन्नता भी मिलेगी। क्लियर हुई? तो ऊंचाई के साथ साथ जलवायु भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है पवनों की दिशा। तो जो पवनों की दिशा होती है
ये भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। किस तरीके से? तो पवनों की दिशा अगर आप देखेंगे, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, अगर पवनें पर्वतीय क्षेत्र में चल रही हैं या फिर समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं, तो समुद्र से अगर पवनें चल रही हैं तो समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करेंगी और तटीय क्षेत्र में बारिश करेंगे। यदि पवनें स्थल से समुद्र की ओर चल रही हैं तो स्थल में बारिश नहीं होगी, वहां पर आपको शुष्कता देखने को मिलेगी। तो तटीय क्षेत्र में बारिश हो रही है, जबकि दूसरे क्षेत्र में, अंदर के क्षेत्रों में आपको बारिश देखने को नहीं मिल रही। तो जलवायु भिन्न हो जाएगी, क्योंकि वर्षा क्या करती है? जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक है। ये बात समझ में आई आपको? इसी तरीके से पर्वतीय जो स्थिति होती है, पर्वतों के जो ढाल होते हैं, उसमें क्या होता है? पर्वतों के ढाल में जिस दिशा से पवन पर्वत से टकरा कर के ऊपर उठ रही है, उस क्षेत्र में पवनें काफी बारिश कराती हैं। लेकिन पर्वतों का जो अपोजिट साइड होता है, जिसको हम रेन शेडो एरिया कहते हैं या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, वहां नीचे उतरती हुई जो वायु होती है वो गर्म होते जाती है और उसकी शुष्कता भी, उसकी आर्द्रता भी कम होते जाती है, जिसकी वजह से वृष्टि छाया क्षेत्र में पवनें वर्षा नहीं करा पाती हैं। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? तो पवनों की दिशा, इसके अलावा ढाल, ये मैंने आपको बताया, ये भी क्या करता है? जलवायु को निर्धारित करता है। इसके अलावा एक और चीज है इसमें, जलधाराएं, ओशियन करंट। तो समुद्री जो जलधाराएं होती हैं, ये भी जलवायु को निर्धारित करती हैं। जैसे आपने गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना होगा। गल्फ स्ट्रीम है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। जब ये गल्फ स्ट्रीम एंटीलीज द्वीप से आगे बढ़ती है तो ये अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट पर काफी वर्षा कराती है। तो ज्यादा वर्षा होगी तो वहां की उस तरीके की जलवायु होगी। जबकि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं? तटवर्ती क्षेत्र में टेम्परेचर को काफी कम कर देती हैं, और टेम्परेचर को काफी कम कर देने की वजह से क्या होता है? जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। जल का वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बन पाएंगे, और बादल नहीं बन पाएंगे तो वर्षा नहीं हो पाएगी, और वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? मरुस्थलों का निर्माण होगा। तो विश्व में जितनी भी ठंडी जलधाराएं जहां चल रही हैं, आप देख लीजिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको सारे के सारे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल देखने को मिलेंगे। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो ये सारे पॉइंट्स देखे हमने जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय मानसून की, और मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय मानसून। समझ लें भाई, भारतीय मानसून, मानसून शब्द का अर्थ होता है पवनों का 6 माह में होने वाला परिवर्तन। पवनों में 6 माह में होने वाला परिवर्तन ही मानसून कहलाता है, या पवनों के 6 माह में होने वाला उत्क्रमण, इसी को हम मानसून कहते हैं। मानसून शब्द उर्दू भाषा के अरबी भाषा से निकल कर के बना है, जिसका अर्थ होता है उत्क्रमण या परिवर्तन। तो परिवर्तन किस रूप में हो रहा है? पवनों में हो रहा है। 6 माह पवनें जो हैं उनकी जो दिशा होती है वो बदल जाती है। कैसे बदलती है तो इसको समझ लीजिए, और कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है। देखिए भारत में क्या होता है, जब सूर्य का उत्तरायण होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, सूर्य का उत्तरायण होगा मतलब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, टेम्परेचर हमारे यहाँ ज़्यादा होगा। तो होता ये है कि जब सूर्य की किरणें भारत में सीधी पड़ती हैं या सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो हमारे यहाँ उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भारत में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से हमारे यहाँ लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा। कौन सा प्रेशर बनेगा भारत में? लो प्रेशर का निर्माण होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, भारत में क्या बन रहा है भाई? लो प्रेशर बना। जबकि इसकी तुलना में जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उत्तर भारत की तुलना में हिंद महासागर में टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से हिंद महासागर में किसका निर्माण होगा? हाई प्रेशर का निर्माण होगा। और आपको पता होना चाहिए, हमेशा पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवनें चलती हैं। तो होता क्या है कि जब कर्क रेखा पर सूर्य पड़ता है और भारत में उत्तर के विशाल मैदान में हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है,
तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से मैंने आपको बताया था जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ जो वायुदाब पेटियां होती हैं, पवन पेटियां होती हैं, उनका भी खिसकाव हो जाता है। हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए। जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में ITCZ का निर्माण होता है। ITCZ जिसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो हमेशा याद रखें जो ITCZ होता है वो कहाँ पर बनता है, वो विषुवतीय क्षेत्र में बनता है। तो विषुवतीय क्षेत्र में दोनों तरफ से आने वाली व्यापारिक पवनें आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद ऊपर उठ जाती हैं। तो जब हमारे यहाँ सूर्य के उत्तरायण की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ITCZ भी उत्तर के विशाल मैदान में शिफ्ट हो जाता है, उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है। और ITCZ के उत्तर की ओर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। अब लो प्रेशर बेल्ट का यहाँ पर निर्माण हुआ जिससे दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो मानसूनी पवनें हैं, उत्तरी गोलार्ध की तो उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की जो मानसूनी पवनें हैं चूंकि ITCZ भी उत्तर की ओर शिफ्ट हो गया तो ये पवनें विषुवत रेखा को पार कर, कौन सी पवनें, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड, विषुवतीय क्षेत्र को पार कर भारत की ओर चलने लगती हैं। लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल काम करेगा। और याद रखना जो कोरियोलिस बल होता है, फेरल का नियम है, कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर, दाईं मतलब राइट साइड। तो जैसे यहाँ पर विषुवत रेखा है, मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ये मैंने खींच दी इक्वेटर, इक्वेटर को पार करी पवनों ने और जैसी पार करी तो कौन से गोलार्ध में आ गई, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ आने के बाद पवनें किधर मुड़ जाएंगी, दाईं और राइट साइड। तो दायां साइड कौन सा होगा, ये होगा। अरे होगा या नहीं होगा, तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, मतलब इनका और कहाँ से चल रही है, दक्षिण पश्चिम से किधर चल रही हैं, उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो यही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जो होती हैं ये किसका रूप ले लेती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का रूप ले लेती हैं जो हिंद महासागर से बड़ी मात्रा में आर्द्रता लेकर के आगे बढ़ती हैं। क्योंकि ये गर्म पवनें आर्द्रता लेकर के आगे बढ़ती हैं और आर्द्रता लेकर के जब आगे बढ़ती हैं तो इन्हीं पवनों से भारत में खूब वर्षा होती है। तो हमारे यहाँ जो वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में जो वर्षा हो रही है ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से हो रही है। ये कौन सी स्थिति देखी है हमने, जब पवनें कैसी चल रही हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। तो ये पवनें कितने माह चलेंगी, 6 महीने पवनें चलेंगी। ठीक 6 महीने क्या स्थिति हो जाएगी, ठीक 6 महीने इसके अपोजिट स्थिति हो जाएगी। सूर्य का क्या हो गया, दक्षिणायन। जब सूर्य का दक्षिणायन हो गया तो सूर्य मकर रेखा पर चला गया और जब सूर्य मकर रेखा पर चला गया तो भारत में सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी, फिर तिरछी पड़ेंगी। और भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी जिसकी वजह से इधर दक्षिण में हिंद महासागर में क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, तो हाई की जगह क्या बन गया, लो प्रेशर। और इधर क्या बनेगा, लो की जगह अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर यहाँ से खत्म हो गया, अब हाई प्रेशर बन गया। तो हमेशा पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई से लो प्रेशर की ओर। तो पवनें कैसी चलने लगेंगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगेंगी। अरे चलने लगेंगी तो यही क्या हो जाएगा, यही लौटता हुआ मानसून हो जाएगा। तो नवंबर में जो मानसून है हमारा वो लौट जाता है और ठीक 6 माह पवनें कैसी चलने लगती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। तो ये 6 माह पवनें जो चल रही हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा क्यों हुआ, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण हुआ। इसका मतलब भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हो रही है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण होती है। इसी को भारतीय मानसून की तापीय संकल्पना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय मानसून की तापीय संकल्पना। मतलब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ भारत में जो टेम्परेचर में अंतर होता है, इसकी वजह से, तापमान में अंतर होने की वजह से, तापीय अंतर होने की वजह से ये जो मानसूनी पवनें हैं ठीक 6 माह दक्षिण पश्चिम से और ठीक 6 माह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं।
क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? मानसून की उत्पत्ति समझ में आई। हालांकि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार अपने दिए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये देख लिया हमने भारतीय मानसून और मानसून की उत्पत्ति। आगे चलते हैं। क्लियर होना है मानसून की उत्पत्ति? ठीक है, तो मानसून क्यों आ रहे हैं हमारे यहाँ? 6 महापौने कैसे क्यों चल रही हैं? तापमान में भिन्नता के कारण, है ना। सूर्य के और तापमान में भिन्नता क्यों हो रही है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण। चलिए भाई, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद है भारतीय मानसून की प्रकृति। प्रकृति मतलब भारतीय मानसून का नेचर किस तरीके का है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब भारतीय मानसून आता है तो मानसून में क्या होता है, हमारे यहाँ जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से होती है। तो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वो आपको पता होना चाहिए, वो केवल वर्षा ऋतु में होती है। और वर्षा ऋतु भी जो होती है, वर्षा ऋतु का भी जो काल होता है, सामान्यतः उसको हम 4 माह बोल देते हैं, लेकिन 2.5 से 3 माह का समय होता है जब हमारे यहाँ खूब वर्षा होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 माह आपको वर्षा ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो भारत में जितनी भी वर्षा होती है उसका लगभग 75%, कई जगह आपको 74% भी मिलेगा। तो 74 से 75% भारत की संपूर्ण वर्षा का केवल ये 3 ऋतुओं में होता है, सॉरी ये 3 माह में होता है। और वो कौन कौन से माह हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर। और ये कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। ये चीज़ समझ में आई? तो वर्षा ऋतु में वर्षा कौन सी पवनों से? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से होती है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ है, दूसरा पॉइंट है इसमें, वर्षा का वितरण असमान है। भारत में वर्षा का वितरण कैसा है? असमान है। तो आप देखेंगे भारत में वर्षा का वितरण बहुत ज़्यादा असमान है। हालांकि वर्षा के वितरण के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मानसूनी पवनें जब यहाँ टकराती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, तो देखें भाई केरल का ये मालाबार तट है, यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। ये जो मानसूनी पवनें यहाँ अंडमान निकोबार में भी खूब बारिश होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। इधर यहाँ पर मेघालय, मौसिनराम, चेरापूंजी वाला क्षेत्र है मेघालय में, यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे ये लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जब पहुँचता है तब तक इसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए ये पौने वर्षा नहीं करा पाती। राजस्थान में यहाँ पर अरावली पर्वत जो मानसून की दूसरी शाखा है, जिसको हम अरब सागर शाखा कहते हैं, उसके समानांतर फैला हुआ है, इसलिए ये उसके के लिए अवरोध पैदा नहीं कर पाता। उसके परपेंडिकुलर ना होने की वजह से पवन आगे बढ़ जाती है और आगे जाकर के उसकी आर्द्रता पंजाब आते तक समाप्त हो जाती है। तो बात समझ में आई? इस वजह से यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है। तो भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर खूब वर्षा हो रही है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम हो रही है। तो हमारे यहाँ वर्षा का वितरण एक समान नहीं है, बल्कि वर्षा का जो वितरण है वो असमान है। कहीं 200 सेंटीमीटर, कहीं 100 सेंटीमीटर, कहीं 50 सेंटीमीटर और कहीं 25 सेंटीमीटर और कहीं उससे भी कम वर्षा हो रही है। जैसे जो लेह वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मात्र एवरेज एक साल में 8 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर एक साल में 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पूरे के पूरे 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। मौसिनराम, चेरापूंजी जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। मालाबार तट में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, 130 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मात्र 75 सेंटीमीटर, 70 से 75 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। मालवा में भी अगर हम देखें, पश्चिमी मालवा जो मध्य प्रदेश का भाग है, यहाँ पर केवल 50 से 55 सेंटीमीटर ही बारिश हो रही है। पूर्वी मालवा में ज़्यादा बारिश हो रही है। तो समझ में आया, पूरे भारत में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें, इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद मतलब होता है मानसून का टूटना। मानसून विच्छेद का मतलब होता है कि जैसा आपने देखा होगा, कई बार जून में मानसून आ गया, 15 जून को मानसून आ गया और मूसलाधार बारिश चालू हो गई। काफ़ी बारिश हुई, रेगुलर बारिश हो रही है, जुलाई में भी बारिश हो रही है। लेकिन एकाएक क्या होता है कि बारिश होना बंद हो जाती है, एकाएक बारिश होना बंद हो जाती है। वर्षा ऋतु में ही 15 दिन 20 दिन खूब तेज धूप निकल रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो जब वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में 15 से 20 दिन का मानसून का गैप हो जाता है, तो उसी को मानसून विच्छेद कहते हैं। आ गई बात समझ में? वर्षा ऋतु में
बीच में वर्षा का ना होना, कुछ दिन जैसे 15 से 20 दिन वर्षा का ना होना, तो आपने देखा होगा किसान बेचारे पे परेशान होने लगते हैं, है ना, फसलों का क्या होगा। तो वो स्थिति तो कब बनती है, ये मानसून विच्छेद से बनती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा मानसून का लौटना, तो हमारे मानसून की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि हमारा मानसून लौटता है। और कब लौटता है, जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो सूर्य का जब दक्षिणायन होता है तो अभी मैंने आपको बताया जैसे नीचे हाई प्रेशर हो जाएगा और ऊपर हाई प्रेशर हो जाएगा और नीचे लो प्रेशर हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मतलब उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलने लगेंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, मानसून का लौटना कहते हैं। और जब मानसून लौटता है तो आपको पता होना चाहिए कि लौटता हुआ मानसून जो होता है, कि लौटते हुए मानसून में जो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें होती हैं, ये वाली पवनें, ये पवनें आगे आती हैं और ये यहाँ पर तमिलनाडु का एक तट है जिसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सा तट, कोरोमंडल तट से पवनें टकराती हैं, क्योंकि जो कोरोमंडल तट है इन पवनों के परपेंडिकुलर होता है, इनसे टकराती हैं, इनके लिए अवरोध पैदा करता है, टकरा करके ऊपर उठती हैं और यहाँ पर खूब बारिश होती है। तो लौटते हुए मानसून से कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। लेकिन कब होगी वर्षा, नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। क्या बात समझ में आई आपको। चलिए भाई आगे चलते हैं। मानसून की अगली विशेषता है कि ये जो हमारा मानसून होता है ये कैसा होता है, अनिश्चित होता है। मानसून निश्चित नहीं होता। मानसून की अनिश्चितता, कभी आपने देखा होगा कन्याकुमारी, केरल की क्या डेट है, केरल में सबसे पहले मानसून आता है किस तारीख को केरल में पहुंच जाता है, 1 जून, 1 जून। 1 से लेकर के 5 जून के बीच किसी भी स्थिति में मानसून आएगा ही आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कई बार ये होता है कि 1 जून से पहले ही मानसून आ गया, जब 9 तपा चल रहा है उस समय मानसून आ गया, होता है ऐसा भी हो जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की डेट क्या है मानसून के आने की, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की डेट है 15 जून। 15 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून आ जाता है। लेकिन क्या होता है, कई बार 15 जून तक तो मानसून आता ही नहीं है, कई बार पहले आ जाता है और कई बार जुलाई चालू हो जाता है लेकिन बारिश ही नहीं हुई। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बारिश कब होगी, है ना, प्यासी धरती माँ को पानी कब मिलेगा, कब किसान उसमें अनाज लगाएगा। तो ये स्थिति हो जाती है, ठीक है। और आगे बढ़े, दिल्ली की जो तारीख है, दिल्ली में मानसून आता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई की डेट है दिल्ली की, 15 जुलाई को दिल्ली में मानसून आएगा। तो कई बार जब मानसून, ये जो डेट निर्धारित की गई है, इसमें ना आकर के कभी जल्दी आ जाता है, कभी देर से आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मानसून की अनिश्चितता, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद मूसलाधार वर्षा, तो ये भी हमारे मानसून की विशेषता है। कई बार आपने देखा होगा मूसलाधार वर्षा हो जाती है, खूब बारिश हो जाती है, कम समय में अत्यधिक वर्षा हो जाती है, देखा होगा ना। कई बार बादलों के फटने की घटना हो जाती है। बादलों के फटने का मतलब है कि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का होना। 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक यदि किसी स्थान पर वर्षा हो जाती है तो उसको बादलों का फटना कहते हैं, मतलब खूब भयंकर बारिश हो गई, खूब बारिश हो गई। तो ऐसा हमारे यहाँ होता है। कई बार आपने देखा होगा मूसलाधार बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, और 1-2 दिन अगर मूसलाधार बारिश हो गई तो आपने देखा होगा नदियाँ उफान में आ जाती हैं, नदियों के आसपास के जो गांव हैं वो खाली कराने पड़ते हैं और घरों में पानी घुस जाता है, लोग बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। जैसे इस साल आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्र नदी, लाखों लोगों को विस्थापित किया गया। आपने देखा होगा जो कोशी नदी है ना, बंगाल में जो दामोदर नदी है, इनमें खूब भयंकर बाढ़ आती है। तो आ गई बात समझ में आपको। तो ये क्या है, हमारे मानसून की विशेषताएं हैं। तो क्लियर हुए पॉइंट्स आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय मानसून की प्रक्रिया मतलब आप इसको बोल सकते हैं भारत में ऋतुएं या ऋतुओं के अनुसार हमारे मानसून में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारतीय मानसून की प्रक्रिया को 4 ऋतुओं के आधार पर 4 भागों में बांटा है। और वो कौन कौन सी है, तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून की क्रियाविधि क्या होगी, वर्षा ऋतु में मानसून की क्रियाविधि क्या होगी, शरद ऋतु में मानसून की क्रियाविधि क्या होगी, और शीत ऋतु में मानसून की क्रियाविधि क्या होगी। तो इसको हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है भाई, देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है,
ग्रीष्म ऋतु में भारत में क्या बनेगा? पहले तो ग्रीष्म ऋतु का समय कौन सा होगा? पंद्रह मार्च से ले लीजिए आप, 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक, 15 जून तक का जो समय होगा वो ग्रीष्म ऋतु का होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सूर्य का उत्तरायण होता है। अरे 21 मार्च के बाद सूर्य जो है विषुवत रेखा से उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगता है। तो जैसे जैसे उत्तर की ओर शिफ्ट होगा वैसे वैसे सूर्य की किरणें हमारे यहाँ सीधी पड़ने लगेंगी, सीधी पड़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जून तक आकर के हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आ गई बात समझ में? ITCZ भी उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया। तो सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो गया, हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब ये टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है, तो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में भी जैसी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, मतलब मार्च अप्रैल से, तब भारत में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर इस ऋतु में वर्षा भी होती है। इस ऋतु में वर्षा होती है। जैसे केरल में जो वर्षा होती है अप्रैल के माह में, मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं इसको। तो मानसून पूर्व वर्षा को केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम के पकने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। जब यही वर्षा कर्नाटक में होती है तो कर्नाटक में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो कर्नाटक में क्या बोला गया? इसको चेरी ब्लॉसम कहा गया। केरल में इसी वर्षा को आम्र वर्षा कहा गया। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल में होने वाली इस वर्षा को बारदेली छेड़ा कहा जाता है या काल बैशाखी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? तो बैशाख के माह में होने वाली वर्षा, तो इसको क्या बोल दिया? काल बैशाखी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ग्रीष्म ऋतु में भी हमारे यहाँ वर्षा होती है, और ये भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 10% है। कितने प्रतिशत हैं? 10% है। तो ये समझ में आई आपको? तो मानसून पूर्व वर्षा मतलब ग्रीष्म ऋतु में लगभग भारत में 10% तक वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बारिश तो शुरू नहीं होती है, लेट होती है, और हमारे यहाँ आम जो है अप्रैल में ही आ जाते हैं, जिस समय आम काफ़ी महंगे होते हैं। तो कहाँ का आम होता है? साउथ का आम होता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये थी ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून की क्रियाविधि। इसके अलावा अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा जो तापमान होगा वो भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? उत्तर भारत में तापमान बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। मरुस्थली क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मैंने भी आपको बताया, दिन और रात के तापमान में अंतर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? जबकि दक्षिण भारत में दैनिक तापांतर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का जो समय है, वर्षा ऋतु के समय को हम रखते हैं 15 जून से लेकर के आप 15 सितंबर या सितंबर पूरा रख सकते हैं, है ना? तो ये वर्षा ऋतु का समय होगा। तो वर्षा ऋतु कैसे स्टार्ट होती है हमारे यहाँ? तो क्या हुआ? सूर्य का उत्तरायण हुआ 21 जून को। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी। 21 जून को हम विश्व योगा दिवस मनाते हैं ना? हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे ज़्यादा हमको सूर्य की किरणें मिलती हैं। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया? यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा। ITCZ भी उत्तर की ओर शिफ्ट हो गया। ITCZ विषुवत रेखा से जितना ज़्यादा उत्तर की ओर शिफ्ट होगा, ये भारतीय मानसून के लिए उतना ही अनुकूल होगा, भारतीय मानसून के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो होता ये है कि ITCZ जितना ऊपर शिफ्ट होता है, उतनी ही तीव्र वेग से कौन सी पौने? अरे व्यापारिक पौने, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने विषुवत रेखा को पार करती हैं, और कोरियोलिस बल से वो उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में? दाईं और राइट साइड मुड़ जाती हैं। तो दाईं ओर मुड़ जाएंगी, ऊपर आ रही हैं, दाईं ओर मुड़ जाएंगी, तो दिशा कौन सी हो जाएगी इनकी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने फिर वेग से भारत में चलने लगती हैं और खूब वर्षा कराती हैं। और कितनी बारिश होगी इससे? लगभग भारत की 75 साल भर जो हमारे यहाँ बारिश हो रही है उसका लगभग 75%, 74 to 75% वर्षा जो होती है वो किस ऋतु में हो जाती है? वर्षा ऋतु में हो जाती है। इसी 3 माह में हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं, मैंने आपको बताया 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, एक बंगाल की खाड़ी शाखा और एक अरब सागर शाखा।
और ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये ज़्यादा वर्षा प्राप्त करती है। ये दोनों शाखाएं आपस में मिलती भी हैं। देखिए एक शाखा तो इधर चली गई, बंगाल की खाड़ी शाखा जो इन क्षेत्रों में बारिश कराएगी। एक शाखा कौन सी, अरब सागर शाखा। ये अरब सागर शाखा आगे बढ़ती है, इधर आगे बढ़ी अरब सागर शाखा। यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में आकर के अरब सागर शाखा पुनः दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा अरावली पर्वत गुजरात से होते हुए अरावली पर्वत के समानांतर आगे बढ़ जाती है, और इसकी एक शाखा जो है ये नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी से होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो शाखा जो नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी से होते हुए इधर पूर्व की ओर मुड़ गई, ये इधर बंगाल की खाड़ी शाखा से आकर के आपस में छोटे नागपुर के पठार में मिलती है। तो हमारे जो मानसून है, मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो शाखा है इनका बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर की मानसून शाखा दोनों का जो मिलन है वो कहाँ होता है, छोटे नागपुर के पठार में होता है। तो याद रहेगा आपको, प्रश्न आप लोगों से ऐसे पूछे जाते हैं। अब देखें, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो भाई बंगाल की खाड़ी शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा आगे बढ़ी, मैंने आपको बताया हिमालय से टकराई, आगे बढ़ते 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 पंजाब तक पहुंची, और पंजाब आते तक क्या हो गया, आर्द्रता खत्म हो गई। आर्द्रता खत्म तो वर्षा भी खत्म। अरब सागर शाखा का भी ऐसा ही होता है, पंजाब तक आते तक इनकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानसून सबसे लेट कहाँ पहुंचता है, तो सबसे लेट कहाँ पहुंचेगा मानसून, पंजाब में। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत में मानसून की सबसे कम अवधि किस राज्य में होगी, किस राज्य में होगी, पंजाब में। अरे सबसे लेट पहुंच रहा है तो सबसे जल्दी लौटेगा भी, तो सबसे जल्दी लौटेगा तो मानसून की अवधि सबसे कम कहाँ हो जाएगी, पंजाब में हो जाएगी। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, मानसून की सबसे लंबी अवधि किस राज्य में होती है, मानसून की सबसे लंबी अवधि कहाँ होगी, अरे तमिलनाडु में होगी तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से भी कुछ तो वर्षा होगी, अरे होगी ना, ज़्यादा नहीं होती है लेकिन कुछ तो होती है। लेकिन जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, शीत ऋतु में नवंबर में जब मानसूनी पवनें लौटने लगती हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु, और कोरोमंडल तट पर यहाँ पर खूब वर्षा होती है। कई बार आपने सुना होगा शीत ऋतु में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, नवंबर में दिसंबर में। अभी 2-3 साल पहले से हुआ था, चेन्नई में बाढ़ आ गई थी, और कब आई थी, तो नवंबर लास्ट में आई थी। तो समझ में आया आपको किस वजह से आई, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा के कारण। तो सबसे लंबी अवधि मानसून की कहाँ होगी, तमिलनाडु में। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, मानसून की सबसे कम अनियमितता कहाँ देखने को मिलती है, अनियमितता मतलब कहाँ मानसून नियमित, हमेशा मानसून एक नियमित रहेगा और वर्षा ज़्यादा होगी। सबसे कम अनियमितता कहाँ पाई जाती है मानसून में, तो सबसे कम अनियमितता होती है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के राज्य में सबसे कम अनियमितता होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पर रेगुलर रहता है। यहाँ पर मानसून विच्छेद की घटनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन मानसून की अनियमितता ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको, राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, इन क्षेत्रों में। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो वैसे ही वर्षा कम होती है, और मान लीजिए कभी ज़्यादा वर्षा हो गई तो यहाँ पर एकदम से बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि नदियों ने अपना ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर डेवलप नहीं किया हुआ है, और जिस वजह से क्या होता है कि पानी एकदम से जमा हो जाता है, और पानी के एकदम से जमा होने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है, भयावह स्थिति हो जाती है। तो क्लियर हुई ये चीज़ आपको। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जिसका संबंध किस ऋतु से, वर्षा ऋतु। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वर्षा ऋतु में, भारत में जो टोटल वर्षा हो रही है उसका लगभग 75% वर्षा जो है इसी ऋतु में होती है। चलिए तीसरी ऋतु है जिसका नाम है शरद ऋतु। शरद ऋतु, शरद ऋतु का समय कब से कब तक होगा भाई, तो वर्षा ऋतु के बाद का जो समय होता है, वर्षा ऋतु के बाद का, वर्षा ऋतु सितंबर में खत्म, तो अक्टूबर और नवंबर, तो अक्टूबर और नवंबर का जो समय होगा वो कौन से ऋतु का होगा, शरद ऋतु का होगा। तो क्या होगा शरद ऋतु में, अब शरद ऋतु में क्या होता है सुन लीजिए। शरद ऋतु में ही वो चीज़ होती है जिसकी चर्चा भी हमने पहले की है। क्या होता है शरद ऋतु में, जैसे ही अक्टूबर आया, तो अक्टूबर आने लगा तो मतलब सूर्य किधर जाने लगा, सूर्य का दक्षिणायन होने लगा। अरे 23 सितंबर से ही 23 सितंबर से सूर्य क्या होने लगता है, विषुवत रेखा से पुनः मकर रेखा की ओर जाने लगता है, दक्षिणायन होने लगता है। तो हमारे यहाँ भारत में कैसी किरणें पड़ेंगी, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेंगी, हमारे यहाँ टेम्परेचर कम होने लगेगा। और जब कम होने लगेगा, अक्टूबर नवंबर का समय आया, तो उस समय क्या होगा,
उत्तर भारत में क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया, और दक्षिण भारत में क्या बन गया, हिंद महासागर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, तो यहाँ क्या बन गया, लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, जिसकी वजह से पौने किधर से किधर चलेंगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगेंगी। और जब चलेंगी तो इसी समय शरद ऋतु में ही कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। किस ऋतु में होती है बारिश, शरद ऋतु में होती है। जो नवंबर का जो समय है वो इसी का है, शरद ऋतु का है। तो क्या समझ में आई बात आपको, ठीक है, चलिए। अच्छा, लौटते हुए मानसून से भारत में कितने प्रतिशत वर्षा होती है, 13%, लगभग 13% के आसपास लौटते हुए मानसून से भारत में वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद आती है शीत ऋतु। अब शीत ऋतु का जो समय होगा कब से कब होगा, तो देख लीजिए शीत ऋतु। शीत ऋतु हमारे यहाँ स्टार्ट होती है नवंबर लास्ट या 15 नवंबर के बाद से, या दिसंबर से आप ले लो। तो नवंबर का अंतिम जो या 15 दिन हो गए, और उधर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो फरवरी तक रहेगी शीत ऋतु, विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में क्या होगा, इसमें भी स्थिति वही बनी हुई है। सूर्य क्या है, दक्षिणायन है, सूर्य दक्षिणायन है, तो हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, जो अभी वर्तमान स्थिति है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो पौने वैसे ही चल रही हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं। लेकिन एक घटना होती है हमारे यहाँ, और उसको आप याद रखें। जनवरी के माह में क्या होता है कि जो भूमध्य सागर है, इधर पश्चिम में भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, वहाँ पर कुछ साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये जो चक्रवात हैं इनको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इनको इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो याद रहेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर में। तो क्या होता है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, तो जो पछुआ पौने, जब सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है तो पछुआ पौने भी नीचे शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवातों को मध्य एशिया होते हुए ये भारत तक लेकर के आ जाती हैं। देखिए यहाँ से, ये है भूमध्य सागर, ये तुर्की, ईरान, इराक, इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये यहाँ से भूमध्य सागर से काफ़ी आर्द्रता ग्रहण करते हैं, और तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा होती है ठंड में, और ठंड बढ़ जाती है। और ये जब आगे बढ़ती है तो ये भारत में भी, खासकर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में शीत ऋतु में, विंटर में, जनवरी के माह में 2 से 3 दिन तक वर्षा कराते हैं। कितने दिन तक वर्षा कराते हैं, 2 से 3 दिन तक। अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन अभी टेम्परेचर हमारे यहाँ काफ़ी कम हो गया। करंट की स्थिति, अभी हमारे ये लगा हुआ जो जिला है सिवनी जिला, सिवनी में बारिश हुई, बालाघाट में बारिश हुई, मंडला में बारिश हुई अभी 2 दिन पहले। तो ये किस वजह से, छिंदवाड़े में भी कुछ जगह पर बारिश हुई, तो ये किस वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की। तो हमारे यहाँ तो बारिश कम होती है, उत्तर पश्चिमी भारत में 1-2 दिन आपको बारिश देखने को मिलती है। तो उधर बारिश ज़्यादा होती है उन देशों में, लेकिन जैसे जैसे वो पश्चिमी विक्षोभ आगे, मतलब वो पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी आर्द्रता भी भारत आते तक काफ़ी कम हो जाती है। तो भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 3%, 2 से 3% जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से किस ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है। कौन सी ऋतु में होती है भाई, शीत ऋतु में। क्लियर हुई ये चीज़ आपको। तो मानसून में हमारे यहाँ जो वर्षा हो रही है उसका गणित पूरा हिसाब क्लियर हुआ। 75%, लगभग 74% हमने देख लिया वर्षा ऋतु में, 13% देख लिया लौटते हुए मानसून से, 10% देख लिया ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व वर्षा। अच्छा, जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसमें मानसून पूर्व वर्षा में साइक्लोन भी शामिल है। मानसून से पहले हमारे यहाँ साइक्लोन भी आते हैं, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ महासागरों का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, उस वजह से साइक्लोन से भी, चक्रवातों से भी हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो कौन से चक्रवात से वर्षा होगी भारत में, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, क्योंकि भारत किस कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में है। और 3% वर्षा हमने देखा शीत ऋतु में, विंटर में किससे हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ से हो रही है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको। तो ये देख लिया हमने विभिन्न ऋतुओं में भारतीय मानसून की क्रियाविधि या भारतीय मानसून की प्रक्रिया, और या आप बोल सकते हैं भारत में ऋतुएं। तो कितनी ऋतुएं भारत में, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत की ऋतुओं को 4 भागों में बांटा हुआ है। वो जो 4 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। चूंकि आपके सिलेबस में भी है तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर। चलिए
आगे चलते हैं। उसके बाद है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो हमारे मानसून को प्रभावित करते हैं? तो बहुत सारे कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसका नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है भाई? क्या होती है जेट स्ट्रीम? तो आपको पता होना चाहिए, जेट स्ट्रीम ऐसी पवनें होती हैं जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल, मतलब क्षोभ सीमा के बीच ऊपरी वायुमंडल में अत्यंत तीव्र वेग से, बहुत तीव्र गति से चलने वाली पवनें हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ये जो जेट पवनें हैं ये भी 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन भारतीय मानसून के संदर्भ में हम दो प्रकार की जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। एक है पूर्वी जेट स्ट्रीम और दूसरी है उपोष्ण जेट स्ट्रीम, या जिसको हम पछुआ जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ जेट स्ट्रीम या उपोष्ण जेट स्ट्रीम। जिसमें आप याद रखें, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम, इधर देखिए भाई, पूर्वी जेट स्ट्रीम चूंकि ये पूर्व से चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और ये जब पूर्वी जेट स्ट्रीम आती है तो उपोष्ण पछुआ जो जेट स्ट्रीम है ये शिफ्ट हो जाती है, यहाँ से समाप्त हो जाती है, हट जाती है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम जो होती है ये गर्म होती है। इसमें वायु कैसी होती है? काफ़ी गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो उत्तर का जो विशाल मैदान है और इसके उत्तर का जो हिस्सा है, और ये खासकर चीनी जो तिब्बत है, तिब्बत का जो पठार है, ये बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। और बहुत तेज़ी से गर्म होने की वजह से यहाँ पर क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। और भारत में, उत्तर भारत के ऊपर जितना ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा, हमारे मानसून के लिए दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें उतनी ही तीव्र वेग से उस लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ेंगी। तो बात समझ में आई? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून के अनुकूल है, जबकि एक और जेट स्ट्रीम होती है जिसका नाम है उपोष्ण जेट स्ट्रीम। तो जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम होती है इसको हम पछुआ जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, क्योंकि पछुआ पवनें जैसी चलती हैं उसी दिशा में ये भी चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऊपरी वायुमंडल में। और जब ये आती है तो पूर्वी जेट स्ट्रीम समाप्त हो जाती है, और चूंकि इसमें वायु जो होती है कैसी होती है? ठंडी होती है, और ठंडी वायु होने की वजह से ये क्या करती है? इस क्षेत्र में, तिब्बत के पठार वाले यहाँ पर क्षेत्र में, या उत्तर भारत के उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ टेम्परेचर को काफ़ी कम कर देती है। और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है, और पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो भारतीय मानसून के लिए क्या है? ये प्रतिकूल है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून के अनुकूल, और पछुआ जेट स्ट्रीम या उपोष्ण जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून के प्रतिकूल। तो क्लियर हुई है आपको जेट स्ट्रीम? चलिए, दूसरी चीज़ है एल नीनो, जो बहुत खतरनाक है। एल नीनो जलधारा, सुना होगा आपने एल नीनो जलधारा? अरे सुना है? चलो देख भी लें कहाँ से कहाँ चलती है। वैसे इसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं एल नीनो के ऊपर, अभी थोड़ा सा समझ लें इसको। चलिए, कुछ समझ में आ रहा हो तो, वैसे बहुत ज़्यादा वर्क हो गया है इस मैप में। एल नीनो जलधारा की जो उत्पत्ति होती है, देखिए इधर ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का ये पूर्वी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? कंफ्यूज मत होना, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है। हमेशा महाद्वीप का पूर्वी भाग महासागरों का पश्चिमी भाग होता है, याद रखिएगा। तो ये प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है, और पूर्व में भी ये विषुवत रेखा के नीचे है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, सॉरी हाँ दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। तो यहीं पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट ये एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है। पेरू के तट के निकट 3 से लेकर के 36 डिग्री अक्षांश के बीच ये एल नीनो जलधारा उत्पन्न होती है। और ये एल नीनो जलधारा उत्पन्न होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, 4 से 5 साल में व्यापारिक पवनें वायुदाब प्रतिरूप में अंतर होने के कारण, वायुदाब प्रतिरूप में अंतर के कारण 4 से 5 साल में एक बार ये कंडीशन बनती है कि व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं। तो व्यापारिक पवनें कमज़ोर होने से जो जल इधर दक्षिण विश्वती जलधारा के रूप में आगे बढ़ता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब वो पूर्व से पश्चिम की ओर आगे नहीं बढ़ पाता, जबकि वो नीचे की ओर आगे बहने लगता है। तो चूंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है तो जल कैसा होगा? गर्म होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एल नीनो जलधारा कहते हैं। तो आ गई बात समझ में। अब ये जो एल नीनो जलधारा हुई, एल नीनो जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। जब ये नीचे आती है तो इस महासागर में लगभग 5 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देती है।
तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इधर पश्चिमी प्रशांत महासागर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। उसी से लगा हुआ हिंद महासागर है, उसकी वजह से हिंद महासागर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हिंद महासागर का टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, लो प्रेशर। और पौने कहाँ से कहाँ चलती हैं, अब चूंकि भारत में भी क्या बन रहा है, लो प्रेशर, और हिंद महासागर में भी लो प्रेशर, लेकिन हमारे यहाँ भारत में लो प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि सूर्य थोड़ा सा उत्तर में होता है, कर्क रेखा में होता है, तो कर्क रेखा में लो प्रेशर का निर्माण ज़्यादा होगा। यहाँ भी लो प्रेशर, जबकि भारतीय मानसून अच्छा कब होगा, जब हिंद महासागर में क्या बनेगा, हाई प्रेशर, तभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तीव्रता से पौने चलेंगे। तो एल नीनो ने क्या कर दिया, भारतीय मानसून का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे कर दिया। अब पौने उतने तीव्र वेग से नहीं चलेंगी, और पौने उतनी तीव्र वेग से नहीं चलेंगी तो भारत में मानसून भी बहुत कमजोर होगा। तो 4 से 5 साल में एल नीनो जब भी उत्पन्न होती है, भारतीय मानसून बुरी तरीके से प्रभावित होता है। मतलब एल नीनो जलधारा भारतीय मानसून को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती है। क्या ये चीज समझ में आई आपको, कर दिया प्रभावित। अब प्रभावित किया करेगा तो हमारा कृषि उत्पादन नहीं होगा, कृषि उत्पादन नहीं होगा तो कृषि पर आधारित जो इंडस्ट्री है उनको हम माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो बुरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। हमको ही प्रभावित नहीं करती एल नीनो, विश्व के बहुत सारे देशों को प्रभावित करती है। पेरू में प्लैंकटन की उत्पत्ति खत्म हो जाती है, प्लैंकटन का विकास खत्म हो जाता है, यहाँ पर मत्स्य उद्योग पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। इधर यहाँ पर बड़ी मात्रा में साइक्लोन आने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो तटीय क्षेत्र है ये काफ़ी प्रभावित होता है, आग लग जाती है यहाँ के जंगलों में, ठीक है। और ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर आग लगने के साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाने, टेम्परेचर बढ़ जाने से समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी प्रभावित होता है। अरे होगा या नहीं होगा। तो एल नीनो बहुत खतरनाक जलधारा है। तो कैसी जलधारा हुई, स्थायी नहीं है, अस्थायी जलधारा है। ठंडी है या गर्म है, गर्म जलधारा है, जो सामान्यतः लगभग 5 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देती है और बढ़ा करके हमारे मानसून को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती है। तो एल नीनो क्लियर हुई। उसके बाद है ला नीनो, तो इसी की बहन है ला नीनो, दोनों का स्वभाव अलग है। एल नीनो गर्म है तो ला नीनो ठंडी है, और ठंडी है तो क्या होगी, जब एल नीनो नहीं चलती तो उसकी जगह क्या चलती है, ला नीनो चलती है। और जब भी ला नीनो चलेगी तो हिंद महासागर का ठंडी जलधारा क्या करेगी, टेम्परेचर को कम करेगी। टेम्परेचर कम होगा तो हिंद महासागर में क्या होगा, हाई प्रेशर का निर्माण होगा, उच्च दाब का, और उच्च दाब का निर्माण होगा तो क्या होगा, मानसूनी पौने बहुत तीव्र वेग से चलेंगी। इसका मतलब ला नीनो जलधारा भारतीय मानसून के लिए अनुकूल है, अनुकूल है। आ गई बात समझ में, अनुकूल भाई। एल नीनो प्रतिकूल, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एल नीनो, याद रखें, अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा एक और जलधारा है जिसका नाम है सोमाली की जलधारा, और आपको पता होना चाहिए सोमाली की जो जलधारा है, एक ऐसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और सोमाली की जलधारा ठंडी जलधारा होने की वजह से, ये देखो इधर यहाँ सोमालिया, यहाँ पर उत्पन्न होती है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा होने की वजह से यहाँ पर अरब सागर में यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो हिंद महासागर में भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो क्या बन गया, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर बना भारत में लो प्रेशर। तो हाई से लो की ओर पौने चलेंगी, मतलब हमारा मानसून अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। इसका मतलब ये कि सोमालिया की जो ठंडी जलधारा है ये भारतीय मानसून के अनुकूल है। तो क्या ये चीज़ समझ में आई आपको। तो ये सारे कारक जिनकी चर्चा हमने की, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अच्छा, मैंने ITCZ बताया था, याद रहेगा आपको ITCZ। ITCZ का निर्माण कहाँ होता है, विषुवतीय क्षेत्र में होता है। और जब भी सूर्य का उत्तरायण होता है तो ITCZ भी सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ उत्तर की ओर शिफ्ट होता है, और दक्षिणायन के साथ साथ दक्षिण की ओर शिफ्ट होता है। और उसी अनुरूप जो वायुदाब पेटियां हैं और पवन पेटियां हैं उनका भी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ खिसकाव होता है। तो हमारे मानसून की जो उत्पत्ति हो रही है उसका मुख्य कारण ये है भारतीय मानसून की उत्पत्ति का, कि सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ ITCZ भी उत्तर की ओर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनों ने विषुवत रेखा को पार किया, और कोरियोलिस बल के प्रभाव से वो किधर, दाईं ओर मुड़ गई और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। उसी से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो क्लियर हुई ये चीज़ आपको। चलिए, तो मुझे लगता है आपको आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन बहुत काम का वीडियो है, बहुत काम की चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किए हैं।
और आपको बहुत अच्छे तरीके से भारत की जलवायु, भारत में ऋतुएं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु की विशेषता और भारतीय मानसून की प्रक्रिया और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक सारे ही क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आपके मेंस के साथ साथ प्री के लिए भी और वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये लेक्चर कैसा था इस पर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।